बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम आपके लिए एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं और आज जो टॉपिक है हमारा वो है बिजनेस साइकिल। तो आइए बगैर किसी देर के वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बिजनेस साइकिल की डेफिनेशन को। बिजनेस साइकिल बेसिकली हम कहते हैं जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, उन फ्लक्चुएशंस, ये जो अप्स एंड डाउन्स हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में, उन फ्लक्चुएशंस को हम बिजनेस साइकिल कहते हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी से हमारी जो मुराद है वो मेन आउटपुट है, जो नेशनल आउटपुट होता है किसी भी कंट्री का, जिसको हम जीडीपी के जरिए से मेजर कर सकते हैं। तो जीडीपी के अंदर जो उतार चढ़ाव है, जो अप्स एंड डाउन्स हैं, जो फ्लक्चुएशंस हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस साइकिल कहते हैं। अब इसको साइकिल क्यों कहते हैं वो आपको आगे जाके समझ आ जाएगा, क्योंकि ये एक साइकिल है। जिस जगह से स्टार्ट होता है सेम उसी जगह पे वापस आ जाता है, तो उस तरह से इसको साइकिल कहते हैं। तो सबसे आसान जो डेफिनेशन है बिजनेस साइकिल की वो है कि जो फ्लक्चुएशंस इन नेशंस एग्रीगेट आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ओवर टाइम, कि जो आपके नेशनल आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में जो फ्लक्चुएशंस आती हैं ओवर टाइम, उसको हम बिजनेस साइकिल कहते हैं, या वो बिजनेस साइकिल के जरिए से शो की जाती हैं। अब बिजनेस साइकिल के फेजेस के बारे में बात करते हैं हम। तो बिजनेस साइकिल के 4 फेज हैं। सो कुछ लोग 6 फेजेस में भी डिफाइन करते हैं, 6 फेजेस भी ठीक है। वो इन 4 को ही 6 में डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन मेन जो फेज हैं उसको हम 4 फेजेस कंसिडर कर सकते हैं। वो फेजेस हमारे हैं एक्सपेंशन, जिसको ग्रोइंग फेज कहते हैं, पीक टॉप, कॉन्ट्रैक्शन श्रिंकिंग फेज है, और ट्रफ जो है वो बॉटम फेज है। अब हम इन फेजेस को एक डायग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि जब हमारी इकोनॉमी एक्सपेंड कर रही है, ऊपर जा रही है, तो उसको हम एक्सपेंशन कहते हैं। जब टॉप पे पहुंच जाती है तो उस पॉइंट को हम पीक कहते हैं। जब यहाँ से नीचे की तरफ आने लग जाती है इसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, और जब बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे पहुंच जाती है तो उसको ट्रफ कहते हैं। तो यहाँ अगर आप गौर करें तो दोबारा से हम इसी सेम पॉइंट के ऊपर पहुंच गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो दोबारा एक्सपेंशन स्टार्ट हो गया। वही सेम बात कि यहाँ पे एक्सपेंशन से हमने स्टार्ट किया था, दोबारा एक्सपेंशन पे पहुंच गया, दोबारा सेम साइकिल उसी तरह चलेगा। इसीलिए इसको हम साइकिल का नाम देते हैं, कि जिस पॉइंट से ये स्टार्ट हुआ था वापस उसी पॉइंट से आके दोबारा इसने कंटिन्यू करने लग गया है। अब हम इन फेजेस को वन बाय वन करके एक डिटेल के अंदर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला फेज अगर हम एक्सपेंशन से स्टार्ट करें, तो एक्सपेंशन के पीरियड में क्या होता है, जैसे नाम से आपको पता लग रहा है कि तमाम इकोनॉमिक वेरिएबल्स और तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो एक्सपैंड कर रही होती है। और जब वो एक्सपैंड कर रही होगी तो उसमें क्या होगा कि वेजेस इंक्रीज होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल लो होगा, लोग जो हैं वो ऑप्टिमिस्टिक होंगे, इकोनॉमी के बारे में अच्छा ख्याल रख रहे होंगे और अपने पैसों को इस्तेमाल करेंगे, जैसे इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, हाउस बिल्डिंग करेंगे, चीज़ों की परचेजिंग करेंगे, जिससे डिमांड इंक्रीज होगी, हाई डिमांड फॉर गुड्स होगी। जब डिमांड ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली बिजनेसेस भी जो हैं वो आपके अच्छे ग्रो करना स्टार्ट करेंगे और अच्छे वर्क करना स्टार्ट करेंगे। जब अच्छे वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो उससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट लो हो जाएगी, आपको इजीली बैंक लोन्स वगैरह मिल जाएंगे, और बिजनेस जो है वो आपके प्रॉफिट्स मेक कर रहे होंगे और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा इकोनॉमी के अंदर। जब आप एक्सपेंशन कर रहे होंगे तो एक्सपेंशन की एक लिमिट होगी, उस लिमिट को हम पीक कहते हैं। पीक जो है वो बेसिकली टॉप लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ दैट टाइम पीरियड है। जिस तरह ये डायग्राम में आप देखें तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ से ऊपर जा रही है, तो ये यहाँ पे इसका पीक आ गया, जो इसका टॉप लेवल है। तो इकोनॉमी यहाँ पे पहुंचकर इसकी जो ग्रोथ है, एक्सपेंशन है, वो यहाँ पे रुक जाएगी, तो इकोनॉमी स्टॉप कर जाएगी। जीडीपी जो है, ये आउटपुट जो है वो मैक्सिमम लेवल पे पहुंच चुका होगा, और इससे ज़्यादा करंट रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए बिजनेसेस प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ से साइकिल जो है वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। रीज़न थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि जब पीक पे पहुंच चुके होंगे तो क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा राइज हुई होगी, बिजनेसेस डिमांड को मीट करने के लिए हाई लेवल की प्रोडक्शन कर रहे होंगे, लेकिन डिमांड के राइज होने के साथ साथ प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी होंगी। जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी होंगी तो जो कंज्यूमर्स होंगे वो अब उस हाई प्राइसेस को देखते हुए अपनी डिमांड को रिड्यूस कर देंगे, जबकि बिजनेसेस उसी कैपेसिटी के साथ प्रोडक्शन की कर रहे हैं। तो नतीजा क्या निकलेगा कि बिजनेसमैन सपोज अगर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो प्राइस इंक्रीज होने की वजह से जो कंज्यूमर है वो हो सकता है कि 80 आइटम्स परचेज करे, क्योंकि आपने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा होगा कि प्राइसेस का और क्वांटिटी डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप है। तो 20 यूनिट्स अनसोल्ड रह जाएंगे। उस अनसोल्ड रहने की वजह से यहाँ से इकोनॉमी पीक से क्या होगी, डाउनफॉल की तरफ स्टार्ट हो जाएगी। और उस फेज को हम क्या कहते हैं, उस फेज को हम कॉन्ट्रैक्शन का फेज कहते हैं।
कॉन्ट्रैक्शन के फेज में वही सेम बात है कि बिजनेस जो है वो, क्योंकि अब क्या करेगी, क्योंकि उसका अनसोल्ड इन्वेंट्री रह जाएगी, तो वो प्रोडक्शन को कट बैक कर देगी, लोगों को निकालना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि अब उसकी सामान रह गया है, वो बिका नहीं है, सोल्ड आउट नहीं हुआ, तो उसके नतीजे में अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, जॉब्स मिलना मुश्किल हो जाएंगी, लोग जो हैं वो पेसिमिस्टिक हो जाएंगे या नेगेटिव हो जाएंगे इकॉनमी के बारे में, और अपनी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह को फिलहाल रोक देंगे, और उनको लगेगा कि कंट्री हमारा एक डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, इकॉनमी डाउनफॉल की तरफ जा रही है, तो फिलहाल इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट नहीं है। और इसी तरह बैंक्स भी जो हैं वो पैसे लैंड करना इन्वेस्टर्स को रोक देंगे, लोन्स नहीं देंगे, उनको पता है क्योंकि बिजनेस कंडीशंस ठीक नहीं है, तो अगर हम बैंक किसी को लोन देंगी तो उन बैंक का पैसा भी जो है वो डूबने का ज़्यादा खतरा हो जाएगा। और कॉन्ट्रैक्शन करते करते जो इसका कॉन्ट्रैक्शन का लोवेस्ट फेज है उसको हम ट्रफ कहते हैं। अब ट्रफ में क्या होगा कि इकॉनमी जो है वो लोवेस्ट लेवल ऑफ पे आ जाएगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई अनएम्प्लॉयमेंट होगी और बहुत लो स्पेंडिंग होगी। जब बहुत लो स्पेंडिंग होगी, डिमांड बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी, डिमांड लो होने के नतीजे में ऑटोमेटिकली क्या होगा कि स्टॉक प्राइसेस भी ड्रॉप हो जाएंगी। और सेम वही रीजनिंग है कि यहाँ पे इकॉनमी ऑटो करेक्ट करेगी खुद को, किस तरह से कि डिमांड जब बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी होगी तो प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी होंगी, तो फिर कंज्यूमर यहाँ पे डिमांड बिल्डअप करना स्टार्ट करेंगे, और फिर वो डिमांड इंक्रीज होने के नतीजे में दोबारा से साइकिल चलेगा और एक्सपेंशन की तरफ हम चले जाएंगे। तो ये एक कंप्लीट बिजनेस साइकिल है जिसमें हमने 4 फेजेस इसके देख लिए हैं। अब कुछ रिलेटेड टर्म्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जिस तरह रिसेशन और डिप्रेशन आप लोगों ने अक्सर सुना होगा। रिसेशन भी कॉन्ट्रैक्शन, अगर आप कुछ बुक्स में देखेंगे तो रिसेशन को ही कॉन्ट्रैक्शन को ही रिसेशन के नाम से लिखा होगा। रिसेशन बेसिकली जो टर्म है वो हम इस्तेमाल करते हैं कि अगर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी 6 मंथ से ज़्यादा, 6 मंथ से ज़्यादा अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउनफॉल का शिकार हो, तो उस पीरियड, उस टाइम पीरियड को या सिचुएशन को, इकोनॉमिक सिचुएशन को हम रिसेशन कहते हैं। और अगर यही रिसेशन आपकी 1 ईयर से प्रोलॉन्ग कर जाए तो उस टाइम पीरियड को हम डिप्रेशन कहते हैं। इसी डिप्रेशन से आप लोगों ने ग्रेट डिप्रेशन 1930 जो अमेरिका में आया था उसका नाम भी सुना होगा, वो उसी के ऊपर रखा गया था, क्योंकि वो काफ़ी टाइम तक जो है वो रिसेशन का पीरियड जो है वो कंटिन्यू रहा था। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस साइकिल की। बिजनेस साइकिल के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी लिस्ट की आप लोगों के सामने दी गई है। इनको अब हम बारी बारी 1 बाय 1 करके थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला जो करेक्टर है बिजनेस साइकिल का, बिजनेस साइकिल अगर पीरियोडिकली, कि बिजनेस साइकिल जो है वो एक रेगुलर फैशन में अकर करते हैं। कि इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंशन चल रही है तो एक्सपेंशन के बाद कभी ना कभी वापस कॉन्ट्रैक्शन भी आएगी, और कॉन्ट्रैक्शन अगर चल रही होगी तो वो कॉन्ट्रैक्शन भी लाइफ टाइम नहीं है, बल्कि कॉन्ट्रैक्शन के बाद कभी ना कभी वापस क्या होगी, एक्सपेंशन या रिकवरी की तरफ फेस भी जाएंगे। तो पीरियड बाय पीरियड जो है वो बिजनेस साइकिल अकर होते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है इसका है दे आर सिंक्रोनिक। सिंक्रोनिक का मतलब यह है कि ये किसी एक फर्म या एक इंडस्ट्री तक जो है वो लिमिटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाउसिंग इंडस्ट्री के अंदर बूम आ जाए या हाउसिंग इंडस्ट्री के अंदर जो है वो रिसेशन आ जाए, बल्कि ये फ्री इकॉनमी में ओरिजिनेट करते हैं, और ओरिजिनेट करने के बाद तमाम सेक्टर्स को सिंक्रोनाइज कर लेते हैं। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है एक साथ मूव करना। तो अगर अप जा रहे होंगे तो तमाम सारे के सारे अप सेक्टर्स जाएंगे, और अगर डाउनफॉल आएगा तो तमाम सेक्टर्स में आपको डाउनफॉल आएगा। हाँ, उनके मैग्नीट्यूड के अंदर डिफरेंस आ सकता है। बिजनेस साइकिल इज अ वेव लाइक। वेव का मतलब क्या है कि जिस तरह वेव में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, सेम इस तरह से बिजनेस साइकिल्स के अंदर भी हमने देखा कि इसका वेव लाइक मूवमेंट है कि पहले अप जाती है इकॉनमी, अप जाने के बाद फिर रुकती है, फिर रुकने के बाद फिर डाउन आती है, डाउन आने के बाद फिर दोबारा से अप जाती है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये वेव लाइक है या फिर रेपिटेटिव है, कि इसके जो फेजेस हैं वो रिपीट होते रहते हैं, इसीलिए इसको साइकिल भी कहा जाता है। नेक्स्ट इसका जो करेक्टर है या फीचर जो है वो है कि बिजनेस साइकिल जो है वो क्यूमुलेटिव है और सेल्फ रीइंफोर्सिंग है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक्सपेंशन के बाद ऑटोमेटिकली सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि इकॉनमी पीक पे पहुंचती है, और पीक के बाद खुद ब खुद इकॉनमी जो है वो डाउनफॉल की तरफ चली जाती है। कोई बाहर से कोई फोर्स उसको इफेक्ट नहीं करती जिसकी वजह से रिसेशन आ जाए, बल्कि खुद नेक्स्ट फेज को वो जनरेट करती है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो नेक्स्ट फेज बिजनेस साइकिल खुद ब खुद जनरेट करती है। उसकी वर्किंग थोड़ी सी मैंने आपको फेजेस के अंदर समझा दी थी। साइकिल्स सिमिलर होते हैं लेकिन आइडेंटिकल होना उनका लाजमी नहीं है। सिमिलर का मतलब ये है कि उनका जो पैटर्न है वो सिमिलर होगा, यानी कि वही सेम एक्सपेंशन होगी,
फिर उसके बाद बूम आ जाएगा, बूम के बाद कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद आपका ट्रफ आएगा, ट्रफ के बाद दोबारा से क्या होगा, एक्सपेंशन होगी। अब ये सिमिलर है कि ट्रफ के बाद हमेशा एक्सपेंशन होगी, लेकिन दो एक्सपेंशन क्या उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, ये लाजमी नहीं है। इसका मतलब है कि नॉट आइडेंटिकल, मतलब अगर एक फेज के अंदर एक कंट्री 5% से एक्सपेंड कर रहा है तो नेक्स्ट फेज में हो सकता है कि वो 3% से एक्सपेंड करे, या नेक्स्ट फेज में हो सकता है वो 10% से एक्सपेंड करे। होगी एक्सपेंशन ही, उसके सारे करेक्टरिस्टिक सेम रहेंगे, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिफरेंट होगा। फिर तमाम सेक्टर्स इफेक्ट होंगे, ऐसा नहीं है कोई सेक्टर आपका इफेक्ट ना हो। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ सेक्टर्स ज़्यादा इफेक्ट हों, कुछ सेक्टर्स कम इफेक्ट हों। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज जो हैं, जिस तरह ट्रैक्टर्स वगैरह हैं और इस तरह के आइटम्स हैं जो कैपिटल गुड्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, मशीनरीज हैं, तो वो ज़्यादा सीवियर इफेक्ट होंगी, क्योंकि जब रिसेशन आएगी, ये जब एक्सपेंशन हो तो लोग सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन के अंदर भी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाते हैं, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल गुड्स बढ़ती है, और रिसेशन के अंदर भी सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगी वो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज होगी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कम हो जाएगी। और जबकि जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होते, इफेक्ट होते हैं लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, वो थोड़ा सा लो होगा। लास्ट जो करेक्टरिस्टिक है उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल इन करेक्टर, कि बिजनेस साइकिल जो है वो इंटरनेशनल इन करेक्टर है। जो ट्रेड साइकिल है वो कॉन्टेजियस है। उसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि अगर एक कंट्री के अंदर बिजनेस साइकिल का कोई फेज आ जाए, जैसे रिसेशन आ जाए, तो रिसेशन सिर्फ उस कंट्री के अंदर नहीं रहेगा, बल्कि रिसेशन वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर पास आउट होगा। उसकी रीज़न ये है कि आजकल हम क्लोज्ड इकोनॉमीज के अंदर नहीं रहते, बल्कि ओपन इकोनॉमीज के अंदर रहते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड के जरिए से एक कंट्री की जो सिचुएशन होती है, इकोनॉमिक सिचुएशन, उससे दूसरी कंट्रीज भी, उसके जो ट्रेड पार्टनर्स है वो इफेक्ट होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर यूरोप के अंदर रिसेशन आ जाए और पाकिस्तान में हालात नॉर्मल भी अगर चल रहे हो, तो यूरोप के अंदर जब रिसेशन आएगा तो यूरोप के अंदर परचेजिंग कम कर देंगे लोग। तो परचेजिंग कम करने के नतीजे में ऑटोमेटिकली क्या होगा कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी। अब रिसेशन यूरोप में आया है, लेकिन एक्सपोर्ट्स कहाँ कम होंगी, पाकिस्तान में। तो उससे पाकिस्तान का जो इंडस्ट्री है वो सफ़र करेगी, यहाँ पे लोगों को निकाला जाएगा, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए बिजनेस साइकिल जो है वो अब इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल इन कैरेक्टर। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं थ्योरीज ऑफ बिजनेस साइकिल के ऊपर, कि बिजनेस साइकिल आता किस तरह से। तो इसके ऊपर तीन थ्योरीज हैं, एक केनेजियन थ्योरी है, एक रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी है, एक पॉलिटिकली बेस्ड बिजनेस साइकिल है। कि इसके कॉजेज क्या हैं, इसके पीछे जो साइंस है वो ये बिजनेस साइकिल की रीजंस क्या क्या हैं, कॉजेज क्या क्या हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें केनेजियन थ्योरी की, तो केन्स के मुताबिक जो एग्रीगेट डिमांड के अंदर फ्लक्चुएशंस हैं, उसकी वजह से आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक आउटपुट के अंदर फ्लक्चुएशंस आती हैं। ये केन्स का मानना है। ऑन द अदर हैंड रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी जो है, उनका मानना यह है कि आपका बिजनेस साइकिल या इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस जो हैं वो आपकी एक्सटर्नल शॉक की वजह से आते हैं। जिस तरह इनोवेशन, इसकी सबसे परफेक्ट एग्जांपल अगर आप देखें तो कोविड है, कोरोना वायरस जो आपका आया, तो एक एक्सटर्नल शॉक था। उस एक्सटर्नल शॉक के नतीजे में हमने देखा कि क्या हुआ, इकोनॉमी हमारी डाउनफॉल की तरफ चली गई, और पूरी वर्ल्ड में हमने उसका इफेक्ट देखा था कि तमाम इकोनॉमीज जो बहुत अच्छा ग्रो कर रही थी वो कहाँ चली गई, वो रिसेशन में चली गई। थर्ड जो थ्योरी है वो है पॉलिटिकली बेस्ड बिजनेस साइकिल, और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इनके मुताबिक जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं वो बेसिक रीज़न है या बेसिक कॉज है बिजनेस साइकिल का। क्योंकि जब एक गवर्नमेंट इलेक्ट होती है तो वो इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने की कोशिश करती है, और इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए वो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करती है। तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी जब अडॉप्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी भी कॉन्ट्रैक्शन की तरफ चली जाएगी, और जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं तो वो एक्सपेंशनरी पॉलिसीज अडॉप्ट करती है गवर्नमेंट या पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो होती है। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी जब अडॉप्ट होगी तो उससे क्या होगा कि आपकी इकोनॉमी में एक्सपेंशन आएगी। तो इस तरह से ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, इसके डिसीजंस की वजह से इकोनॉमी के अंदर अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। तो हम कैसे ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसको हम कहते हैं पॉलिटिकली बेस्ड बिजनेस साइकिल। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये बिजनेस साइकिल को स्टडी करने की हमें क्या ज़रूरत है, एक आम इंडिविजुअल को, एक आम कंज्यूमर को बिजनेस साइकिल स्टडी करने की क्यों ज़रूरी है, हमें क्या क्या ज़रूरत है आखिर। तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं। उसको एक एग्जांपल मैं आपके सामने कोट कर देता हूँ, कि मिसाल के तौर पर अगर हमने ये फैसला करना हो कि क्या मुझे आज जॉब क्विट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए,
तो इसका डिसीजन भी मुझे लेने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा कंट्री इस टाइम कौन से फेज के अंदर है, बिजनेस साइकिल के कौन से फेज के अंदर है। अगर फॉर एग्जांपल कंट्री रिसेशन फेज के अंदर चल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन फेज के अंदर है, तो कॉन्ट्रैक्शन में जैसे हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा कि इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही होगी तो जॉब्स बहुत स्कार्स हो जाएंगी या कम होंगी, अवेलेबल नहीं होंगी। तो मुझे अगर कंट्री हमारा कॉन्ट्रैक्शन के अंदर है तो मुझे जॉब क्विट नहीं करनी चाहिए। जबकि अगर कंट्री एक्सपेंशन के अंदर जा रही हो तो एक्सपेंशन में क्या होता है कि बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल होती हैं, तो उसमें एक अच्छा टाइम है कि जॉब स्विच में कर सकता हूँ। तो अगर आपने ये फैसला करना है कि जॉब स्विच करनी है कि नहीं करनी, तो हमें उसके लिए भी बिजनेस साइकिल को देखना पड़ेगा। सेम इस तरह आपने इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, उसके लिए भी आपको बिजनेस साइकिल को देखना पड़ेगा। इसी तरह से आप अगर लोन लेना चाह रहे हैं, उसके लिए भी आपको बिजनेस साइकिल का फेस चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए बिजनेस साइकिल हमारी आम एज अ कंज्यूमर, एज अ प्रोड्यूसर, तो हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सब ने बिजनेस साइकिल का बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से सीख लिए होंगे। अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपको एज सुन एज पॉसिबल रिस्पॉन्स देंगे। वीडियो वॉच करने का आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पे क्लिक करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।